गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग डिस्कस करेंगे थर्मोडायनेमिक डेरिवेशन ऑफ रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। ठीक है, इसके एक एक पॉइंट को डिस्कस करेंगे, एक एक स्टेप को समझाएंगे, तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। और इतना अच्छा डेरिवेशन मेरा ये दावा है कि आपको दूसरे वीडियो में नहीं मिलेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। और अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने फ्रेंड्स के बीच में शेयर कीजिएगा। देखिए, आज का टॉपिक है हमारा थर्मोडायनेमिक डेरिवेशन ऑफ रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। ठीक है, तो यहाँ पर पहला पॉइंट है कि रिलेटिव लोअरिंग। ठीक है, तो ये जो रिलेटिव लोअरिंग क्यों लिखा हुआ है, एब्सोल्यूट लोअरिंग क्यों नहीं लिखा हुआ है? रिलेटिव लोअरिंग लिखने का मतलब है कि सॉल्यूशन का जो वेपर है और उस वेपर का जो प्रेशर हो गया, यानी कि सॉल्यूशन का जो वेपर प्रेशर है और सॉल्वेंट का जो वेपर प्रेशर है, वो दोनों के बीच में जो डिफरेंस है, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज रिलेटिव। रिलेटिव टू प्योर सॉल्वेंट, सॉल्यूशन का जो वेपर प्रेशर होगा वो कितना कम होगा। ठीक है, ये हमारा जो इमेज है, ये एक बीकर है, एक कंटेनर है। कंटेनर में प्योर सॉल्वेंट है, यहाँ पर ओनली ऑन सॉल्वेंट फिल किया हुआ है और ये सॉल्वेंट का वेपर है। ठीक है, यहाँ पर हमारे पास सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन का ये वेपर है। हाँ, दोनों का जो वॉल्यूम है वो बराबर है, मतलब V ml या V लीटर अगर सॉल्यूशन है तो V लीटर सॉल्वेंट भी हमने इस कंटेनर में लिया है। ठीक है, अब एज अकॉर्डिंग टू आवर केमिस्ट्री सिलेबस हमको सॉल्यूशन में जो भी मतलब जितने भी टाइप्स के हम लोग डेरिवेशन करेंगे, सभी जगहों पर हमारा जो सॉल्यूशन रहेगा, सॉल्यूशन में सॉल्वेंट जो होगा वो वोलाटाइल होगा, हमेशा ध्यान रखना है, और सॉल्यूट जो होगा वो नॉन वोलाटाइल होगा। तो चलिए अब हमारा जो आज का डेरिवेशंस को स्टार्ट करते हैं। एंड फर्स्ट वी विल टेक बाइनरी सॉल्यूशन AB। एक सॉल्यूशन ले रहे हैं, मान लेते हैं जो भी सॉल्यूशन हो वो सॉल्यूशन का नाम हम लोग दे देते हैं AB। ठीक है, उस AB सॉल्यूशन में A जो होगा हमारा वो वोलाटाइल सॉल्वेंट है और B जो है नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट है। ठीक है, अब हम लोग क्या देखते हैं कि ड्यू टू एडिशन ऑफ नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट टू अ वोलाटाइल सॉल्वेंट, मतलब नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट को जब हम वोलाटाइल सॉल्वेंट में ऐड करते हैं तो क्या होता है, देयर इज लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। ओके, देयर इज लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, देखिए ध्यान से मैंने क्या लिखा, लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, एज कंपेयर टू प्योर सॉल्वेंट। देखिए रिलेशन आ रहा है, रिलेटिव लोअरिंग हो रहा है। एज कंपेयर टू प्योर सॉल्वेंट, सॉल्वेंट का जो प्योर सॉल्वेंट का जो वेपर प्रेशर है उसके मुकाबले सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर कम हो जाता है। ठीक है, एंड एट द सेम टाइम केमिकल पोटेंशियल ऑफ सॉल्वेंट म्यू ए, मैं यहाँ पर लिखा हूँ म्यू ए इज द केमिकल पोटेंशियल ऑफ कंपोनेंट ए एंड ए कंपोनेंट इज द सॉल्वेंट in this case. Okay, so chemical potential of A, that is the chemical potential of solvent, also decreases in the solution. Okay, तो मैं यहाँ पर क्या दिखा रहा हूँ कि जब किसी भी वोलाटाइल सॉल्वेंट में, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, सॉल्वेंट वोलाटाइल रहेगा, सॉल्यूट नॉन वोलाटाइल रहेगा। तो वोलाटाइल सॉल्वेंट में जब भी हम नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट को ऐड करते हैं तो उस कंडीशन में वेपर प्रेशर जो है उस सॉल्यूशन का कम हो जाता है एज कंपेयर टू प्योर सॉल्वेंट। इसका रीज़न क्या है कि ये जो सरफेस है हमारा सॉल्वेंट, मतलब इस सॉल्यूशन का जो सरफेस है, सरफेस पर कुछ मॉलिक्यूल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट रहते हैं। ठीक है, there are some particles of solute which is present at the surface of solution। तो solution के surface पर solute particle के presence के कारण क्या होता है कि इस escaping surface area, मतलब number of molecules of solvent जो भी वेपर में कन्वर्ट होंगे उसके लिए हमारा एरिया जो है वो डिक्रीज कर जाता है, और वेपोराइजेशन जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सरफेस एरिया होता है। तो सरफेस एरिया के कम होने के कारण क्या होता है कि लेस नंबर ऑफ मॉलिक्यूल विल गो इनटू द वेपर फेज। सेकेंड कंडीशन क्या कह रहा है, एट द सेम टाइम केमिकल पोटेंशियल ऑफ द सॉल्वेंट ऑल्सो डिक्रीज इन द सॉल्यूशन। देखिए केमिकल पोटेंशियल क्या कहता है, पार्शियल मोलर गिब्स फ्री एनर्जी, मतलब केमिकल पोटेंशियल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। अब यहाँ पर क्या हो रहा है कि मैंने भी मतलब सेम वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन है और इतना ही वॉल्यूम का यहाँ पर
प्योर सॉल्वेंट है। तो सॉल्वेंट में क्या हो रहा है कि ये जो सॉल्यूट का पार्टिकल्स है वो प्रेजेंट नहीं है, उसके जगह पर भी हमारे पास सिर्फ और सिर्फ सॉल्वेंट है। तो सॉल्वेंट है यानी कि यहाँ पर के मतलब अमाउंट ऑफ जो कंपोनेंट ऑफ सॉल्वेंट है वो ज़्यादा है, इसलिए इसका केमिकल पोटेंशियल ज़्यादा होगा। बट इन केस ऑफ सॉल्यूशन अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट घट जाता है, उसकी जगह पर कुछ पार्टिकल्स ऑफ सॉल्यूट आ जाता है, जिसके कारण जब इसका अमाउंट घट गया सॉल्वेंट का तो केमिकल पोटेंशियल भी घट जाता है। यही जो है मेन इसका रीज़न है। दैट्स वाई वी विल कॉल्ड एज एट द सेम टाइम द केमिकल पोटेंशियल ऑफ सॉल्वेंट डिक्रीजेज इन द सॉल्यूशन। ठीक है, ये यहाँ पर क्लियर हो गया। नेक्स्ट हम लोग क्या देखते हैं, अंडर द इक्विलिब्रियम कंडीशन, मतलब जब कंडीशन हमारा इक्विलिब्रियम अचीव कर लेता है बिटवीन द लिक्विड फेज एंड वेपर फेज, तब हम लोग क्या देखते हैं कि एनी चेंज इन द केमिकल पोटेंशियल ऑफ सॉल्वेंट इन वेपर फेज, एनी चेंज इन द केमिकल पोटेंशियल ऑफ सॉल्वेंट इन वेपर फेज, मतलब सिंस हमारे पास जो सॉल्यूशन है उस सॉल्यूशन में जो भी हमारा मतलब कि सॉल्यूट है वो तो नॉन वोलेटाइल है, तो सॉल्वेंट ही हमारा वेपर फेज में जाएगा, तो इसलिए हम लोग सिर्फ और सिर्फ सॉल्वेंट का कंडीशन को लेकर के आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो केमिकल पोटेंशियल ऑफ सॉल्वेंट इन वेपर फेज, ठीक है, जब इक्विलिब्रियम अचीव कर ले रहा है उस कंडीशन में जो भी हमारा वेपर फेज में जो सॉल्वेंट मॉलिक्यूल है उसमें जो भी चेंज होगा दैट विल बी इक्वल टू द चेंज इन द केमिकल पोटेंशियल ऑफ लिक्विड सॉल्वेंट इन सॉल्यूशन, मतलब सेम लिक्विड सॉल्वेंट हमारा सॉल्यूशन में लिक्विड फेज में ही प्रेजेंट है, तो लिक्विड फेज में अगर कुछ भी चेंज आता है उस सॉल्वेंट के केमिकल पोटेंशियल में, तो एट दैट टाइम ऑफ इंस्टेंट केमिकल पोटेंशियल ऑफ सॉल्वेंट में भी चेंज आएगा। मतलब ये हुआ कि डी म्यू ए, मतलब केमिकल पोटेंशियल ऑफ ए, और ये डी लगा दी है तो चेंज हो गया चेंज इन द केमिकल पोटेंशियल ऑफ कंपोनेंट ए इन लिक्विड फेज इज इक्वल टू चेंज इन द केमिकल पोटेंशियल ऑफ ए इन वेपर फेज। ठीक है, अब ये डी म्यू ए इन लिक्विड फेज एंड डी म्यू ए इन वेपर फेज, ये दोनों टर्म का हम लोग वैल्यू को डिटरमाइन करेंगे और इसी वैल्यू के बेसिस पर जो हमारे पास फाइनल इक्वेशन आएगा उसको इंटीग्रेट करेंगे और उस इंटीग्रेशन से हमको रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर का जो इक्वेशन है वो मिलेगा। तो चलिए अब हम लोग इसको डिराइव करते हैं एंड इसको हम लोग क्या करते हैं, इक्वेशन 1 डिनोट कर देते हैं। नाउ दिस इज आवर इक्वेशन 1, ओके, एंड देन वी नो दैट the chemical potential of any substance, any component in liquid phase, it will depend upon its temperature, pressure and its mole fraction। okay, किसी भी कंपोनेंट का केमिकल पोटेंशियल जो है लिक्विड फेज में रहेगा तो उसका जो केमिकल पोटेंशियल वो डिपेंड करेगा टेम्परेचर, प्रेशर एंड इट्स मोल फ्रैक्शन। ओके, ये हो गया हमारा फॉर 1, इसको हम लोग इक्वेशन x डिनोट कर दे रहे हैं एंड द नेक्स्ट वन इज the chemical potential of component A in vapor phase will depend upon its temperature and pressure। हमेशा ध्यान में रखना है जब वेपर फेज में रहेगा तो वहाँ पर मोल फ्रैक्शन को हमको कंसीडर नहीं करना है, उसके प्रेशर से ही हम लोग उसके बाकी जो रिक्वायर्ड नॉलेज है और उसके टेम्परेचर को यूज़ करके हम लोग फाइंड कर सकते हैं। ओके, दिस विल आवर इक्वेशन y। ठीक है, हमारे पास टोटल 3 इक्वेशन मिल गया, इक्वेशन 1, इक्वेशन x एंड इक्वेशन y। अब हम लोग क्या करेंगे कि ये जो हमारा इक्वेशन x आया था दैट इज म्यू a फॉर लिक्विड फेज इज इक्वल टू और डिपेंड अपॉन इट्स टेम्परेचर, प्रेशर एंड इट्स मोल फ्रैक्शन। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, इस इक्वेशन को पार्शियली डिफरेंशिएट करेंगे विथ रेस्पेक्ट टू एनी वन टर्म एंड कीपिंग अदर टर्म एज कांस्टेंट। ठीक है, तो इसका फर्स्ट हम लोग डिफरेंशियल लेंगे, ओके, फॉर द लिक्विड फेज एंड देन केमिकल पोटेंशियल को फर्स्ट हम लोग डिफरेंशिएट करेंगे विथ रेस्पेक्ट टू प्रेशर
जब हम लोग प्रेशर के टर्म में डिफ्रेंशिएट करेंगे तो रेस्ट ऑफ द टर्म को हम लोग क्या करेंगे, कांस्टेंट रखेंगे। ओके, तो सिर्फ प्रेशर के टर्म में हम लोग डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं, तो बचा क्या, टेम्परेचर एंड इट्स मोल फ्रैक्शन एक्स ए। ठीक है, इसको हम लोग कांस्टेंट रखेंगे, तो डेल म्यू ए बाय डेल पी मल्टीप्लाइड बाय डी पी। डी पी इज द परसेंटेज एरर जो कि हम लोग को कंसिडर करना है ताकि इसका जो एक्यूरेट वैल्यू है हमको मिल सके। देन आफ्टर यहाँ पर टेम्परेचर है, प्रेशर है एंड इट्स मोल फ्रैक्शन है, तो हम लोग प्रेशर के टर्म में डिफ्रेंशिएट कर दिया, बचा हमारे पास टेम्परेचर एंड मोल फ्रैक्शन। तब नेक्स्ट वी विल डिफ्रेंशिएट दिस in terms of its temperature and keeping other term that is pressure and its mole fraction as constant, and the last term or the last one that is d mu a by delta mu a by delta x a at constant temperature and pressure into multiplied by dxa. okay, this one is our the next term. इसको हम लोग इक्वेशन 2 मान लेंगे। 2 अगर ना भी माने तो 1.1 दे देते हैं। ओके, एंड देन आफ्टर हम लोग क्या जानते हैं कि अकॉर्डिंग टू थर्मोडायनामिक्स ये वाला जो पार्ट है हमारा डेल्टा म्यू ए बाय डेल्टा पी at constant temperature it will equal to partial molar volume। ओके, ठीक है, इसको डेल भी पढ़ सकते हैं, डेल्टा भी पढ़ सकते हैं। ये हो जाएगा हमारा पार्शियल मोलर वॉल्यूम ऑफ कंपोनेंट ए एंड डेल्टा म्यू ए बाय डेल्टा टी इंटू डी टी एट कॉन्स्टेंट प्रेशर एंड मोल फ्रैक्शन, ये हो जाएगा हमारा नेगेटिव ऑफ पार्शियल मोलर एंट्रोपी के बराबर हो जाता है फॉर द कंपोनेंट ए। ठीक है, इसको आप लोग साइड में लिख लीजिएगा, मैं यहाँ पर डायरेक्टली यहाँ पर इसको पुटअप कर दे रहा हूँ। तो ये जो होगा हमारा नेक्स्ट इक्वेशन, इसके जगह पर हम लोग क्या पुट करेंगे, पार्शियल मोलर वॉल्यूम ऑफ ए इन लिक्विड फेज इनटू डी पी एंड दिस वन इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ एंट्रोपी फॉर द कंपोनेंट ए इन लिक्विड फेज इनटू ये जो डी टी है इसको यहाँ पुटअप किया इंटू डी म्यू ए बाई डेल्टा म्यू ए बाई डेल्टा एक्स से एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर इंटू डी एक्स है। ओके, तो ये हमारा इक्वेशन हो गया। अब हम लोग जानते हैं ये जो हम लोग जो भी कंडीशन को स्टडी कर रहे हैं सॉल्यूशन का, ये तो हमारा आइडियल सॉल्यूशन है। ठीक है, तो आइडियल सॉल्यूशन के लिए केमिकल पोटेंशियल का एक फॉर्मूला होता है। ठीक है, फॉर आइडियल सॉल्यूशन केमिकल पोटेंशियल ऑफ ए, क्योंकि हम लोग किसी भी ये एक जनरल इक्वेशन आता है केमिकल पोटेंशियल का, उसको हम लोग कंपोनेंट ए के लिए यूज़ करेंगे। तो एक हमारा जो जनरल इक्वेशन आता है म्यू इज इक्वल टू म्यू नॉट प्लस आर टी नेचुरल लॉग ऑफ इट्स मोल फ्रैक्शन। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा सॉल्वेंट कौन सा है, कंपोनेंट ए, तो कंपोनेंट ए के लिए क्या जाएगा, म्यू ए इज इक्वल टू ये वाला जो नॉट पार्ट होगा यहाँ होगा, तो म्यू नॉट ए प्लस आर टी एल एन, यहाँ पर सिर्फ एक्स होगा और यहाँ पर हो जाएगा एक्स ए। ठीक है, तो ये हमारा आइडियल सॉल्यूशन के लिए फ्रॉम थर्मोडायनामिक्स ये इक्वेशन आता है एंड इसको हम लोग कहाँ से आता है वो नहीं सोचना है, बस इतना जानना है कि ये इक्वेशन होता है। ठीक है, अब इस इक्वेशन को हम लोग क्या करेंगे, पार्शियली डिफ्रेंशिएट करेंगे विथ रेस्पेक्ट टू इट्स मोल फ्रैक्शन एंड टेम्परेचर एंड प्रेशर को कांस्टेंट रखेंगे। ठीक है, टू इट्स मोल फ्रैक्शन एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर। ठीक है, तो जब पार्शियली डिफ्रेंशिएट करेंगे विथ रेस्पेक्ट टू कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर, तो हमारे पास जो इक्वेशन आएगा दैट इज डेल ऑफ म्यू ए डिवाइडेड बाय डेल एक्स ए फॉर इट्स लिक्विड फेज एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर। हमारे पास जो वैल्यू आ जाएगा म्यू नॉट ए का जो डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा वो 0 हो जाएगा। आर एंड टी कांस्टेंट है क्योंकि टेम्परेचर भी कांस्टेंट है,
प्रेशर तो ऑलरेडी कॉन्स्टेंट लिए हैं, बट यहाँ पर प्रेशर का कोई टर्म्स है नहीं। और XA का ln XA का डिफ्रेंसिएशन हो जाएगा 1/XA। ओके, तो ये हमारे पास इक्वेशन 2 आ गया। ठीक है, अब हम लोग जानते हैं, यहाँ पर हम लिखे हैं व्हेन टेम्परेचर इज कांस्टेंट। ठीक है, टेम्परेचर कांस्टेंट लिए थे तो चेंज इन टेम्परेचर 0 हो जाएगा। सिमिलरली फॉर एट कांस्टेंट प्रेशर dP इज इक्वल टू 0। अब हम लोग क्या देखते हैं कि ये हमारा जो इक्वेशन 1.2 है, ओके, इसको हम लोग इक्वेशन 1.2 लेंगे। तो इक्वेशन 1.2 में हम क्या देख रहे हैं कि डी म्यू ए इज इक्वल टू वी डी पी माइनस एस डी टी प्लस डेल म्यू ए बाय डेल एक्स ए इंटू डी एक्स ए। ठीक है, ये हमारा इक्वेशन आया है। अब यहाँ पर क्या हम देख रहे हैं, टेम्परेचर कांस्टेंट है और प्रेशर कांस्टेंट है, तो उस कंडीशन में डी टी इज इक्वल टू 0 एंड डी पी इज इक्वल टू 0 हो जाता है। दैट मीन्स ये वाला टर्म और ये वाला टर्म 0 हो जाएगा। अगर ये टर्म और ये टर्म 0 होगा तो ये पूरा का पूरा ये दोनों टर्म 0 हो जाएगा अकॉर्डिंग टू दिस वन इक्वेशन। ठीक है, तो अब हम लोग क्या करेंगे, ये वाले इक्वेशन में ये जो वैल्यू आया है दैट इज डेल म्यू ए बाय डेल एक्स ए इज इक्वल टू आर टी बाई एक्स ए, और यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं, सेम पार्ट है। तो इस टर्म का वैल्यू हमको यहाँ से पुटअप करने पर मिल जाएगा। ठीक है, तो अब हम लोग क्या करेंगे, नेक्स्ट फर्दर इस इक्वेशन में यहाँ पर इसको पुटअप करेंगे। तो हमको क्या मिलेगा, डी म्यू ए फॉर लिक्विड फेज इज इक्वल टू, ये वाला टर्म तो हमारा 0 है एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर पर, और ये भी टर्म हमारा 0 है। ओके, और ये जो पार्ट है डी डेल्टा म्यू ए बाय डेल्टा एक्स ए एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर, हमको क्या वैल्यू आया था, आर टी बाई एक्स ए। ठीक है, तो आर टी बाई एक्स ए एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर इनटू ये जो है डी ऑफ एक्स ए, ये एज इट इज़ हम लोग यहाँ पर लिख देंगे। ठीक है, तो अब हमारे पास जो है अकॉर्डिंग टू फर्स्ट इक्वेशन डी म्यू ए फॉर लिक्विड फेज का वैल्यू मिल गया। ठीक है, ये हमारा हो गया इक्वेशन 3। इक्वेशन 3 को ध्यान में रखिएगा, डी म्यू ए फॉर लिक्विड फेज हमारे पास जो वैल्यू आया है दैट इज आर टी बाई एक्स ए इंटू डी एक्स ए एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर। ठीक है, तो हमारे इक्वेशन के हिसाब से फॉर लिक्विड फेज के लिए हमको चेंज इन केमिकल पोटेंशियल जो है वैल्यू मिल गया है। ठीक है, अब हमारे को नेक्स्ट वैल्यू डिटरमाइन करना है दैट इज डी म्यू ए चेंज इन केमिकल पोटेंशियल ऑफ सॉल्वेंट कंपोनेंट फॉर इट्स वेपर फेज। ओके, तो अब ये वाले कंपोनेंट का वैल्यू हम लोग डिटरमाइन करेंगे। किए थे केमिकल पोटेंशियल ऑफ अ कंपोनेंट इन इट्स वेपर फेज will be depend upon its the function of temperature and pressure। इसको भी सिमिलरली जैसे हम लोग लिक्विड फेज के लिए पार्शियली डिफ्रेंशिएट किए थे, इसको भी हम लोग पार्शियली डिफ्रेंशिएट करेंगे। ठीक है, फॉर इट्स वेपर फेज, तो ये जो वैल्यू आएगा डी म्यू ए बाई, फर्स्ट हम लोग टेम्परेचर के टर्म में डिफ्रेंशिएट करेंगे तो प्रेशर कांस्टेंट रहेगा, एंड the next term is delta mu a by delta p at constant temperature and this one is our dp। ठीक है, इसको इक्वेशन 4 हम लोग पुट अप कर देते हैं। ठीक है, अब हम लोग जानते हैं कि एनी चेंज, कुछ भी अगर चेंज होता है हमारा यहाँ पर ये जो कंडीशन है इसमें हम लोग क्या करेंगे कि टेम्परेचर को कांस्टेंट रखेंगे, तो जो भी चेंज होगा वो प्रेशर के टर्म में हम लोग चेंज कर सकते हैं। केमिकल पोटेंशियल है, हम लोग सॉल्वेंट का केमिकल पोटेंशियल को ले रहे हैं, वो भी इसके वेपर फेज में। तो वेपर फेज में हम लोग जानते हैं कि अगर हम लोग टेम्परेचर को अगर फिक्स कर देंगे तो जो भी चेंजेस हमको ऑब्जर्व होगा वो प्रेशर के टर्म में ऑब्जर्व होगा। जैसे जैसे हम लोग प्रेशर को चेंज करेंगे हमको जो भी चेंज होगा केमिकल पोटेंशियल ऑफ सॉल्वेंट इन वेपर फेज वो हमको पता चलते जाएगा। तो हम लोग लिखेंगे सिंस एट गिवन टेम्परेचर
टेम्परेचर गिवन है, यहाँ ध्यान दीजिएगा, टेम्परेचर गिवन है मतलब टेम्परेचर दिया हुआ है, यानी कि टेम्परेचर फिक्स है। तो इस कंडीशन में क्या हो जाएगा, डी टी इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर टेम्परेचर गिवन है मतलब टेम्परेचर फिक्स है। पहला पॉइंट ध्यान में रखना, तो एट अ गिवन टेम्परेचर द केमिकल पोटेंशियल ऑफ वेपर, ठीक है, हम लोग लिखेंगे द केमिकल पोटेंशियल ऑफ वेपर, the chemical potential of vapor, the chemical potential of vapor is affected by change in pressure। तो अब टेम्परेचर चेंज जो है हमारा 0 है, यानी कि ये जो पार्ट होगा डी टी ये 0 हो जाएगा। तो हमारे पास जो नेक्स्ट इक्वेशन आएगा दैट इज डी म्यू ए फॉर इट्स वेपर फेज, इट इज इक्वल टू डी म्यू ए ऑफ डी पी, सॉरी डेल्टा म्यू ए डेल्टा पी एट कांस्टेंट टी इंटू डी पी। ठीक है, ये वाला जो टर्म है हमारा ये हो जाएगा पार्शियल मोलर वॉल्यूम ऑफ कंपोनेंट ए इन इट्स वेपर फेज। ठीक है, तो ये वाला इक्वेशन हो जाएगा हमारा इसके बराबर, किसके बराबर, वी डी वी ऑफ ए इन वेपर फेज इंटू डी पी के बराबर हो जाएगा। ठीक है, इसको हम लोग क्या करेंगे, इक्वेशन 5 दे देंगे। ओके, तो यहाँ पर हम लोग ये देख रहे हैं कि वी ए डी पी, ये तो वेपर है, वेपर मीन्स गैसियस स्टेट। हम लोग आइडियल सॉल्यूशन के केस को स्टडी कर रहे हैं इस चैप्टर में, तो हम लोग एज्यूम करेंगे कि ये जो वेपर है ये आइडियली बिहेव कर रहा है। ठीक है, तो हम लोग लिखेंगे नेक्स्ट, एज्यूमिंग दैट वेपर बिहेव्स आइडियली। ओके, तो आइडियली बिहेव करेगा तो क्या हो जाएगा, इफ दिस इज फॉर कंपोनेंट ए तो पी भी इक्वल टू आर टी होता है। ओके, जैसा कि हम लोग जानते हैं तो पी ए वी ए इक्वल टू आर टी हो जाएगा और वी ए इज इक्वल टू हो जाएगा आर टी बाई पी ए। ठीक है, तो अब यहाँ पर वी ए का जो वैल्यू है आर टी बाई पी ए हो गया। और एक चीज़ हम लोग को यहाँ पर एक और लाइन का स्टेटमेंट लिखना है, सिंस फॉर एन इनफाइनाइटली डाइल्यूट सॉल्यूशन, क्योंकि हम लोग जो भी आइडियल सॉल्यूशन पढ़ रहे हैं हम लोग जानते हैं कि वो बहुत ही डाइल्यूट होता है, इनफाइनाइटली डाइल्यूट होता है। तो फॉर एन इनफाइनाइटली डाइल्यूट बाइनरी सॉल्यूशन द वैल्यू ऑफ पार्शियल मोलर वॉल्यूम इज नियरली इक्वल to its molar is equal to its molar volume। ठीक है, मोलर वॉल्यूम सिमिलर से सिंपल भी लिखेंगे, मतलब यहाँ पर हम लोग अब इतना तक लिखने के बाद एक लाइन लिखेंगे, फॉर एन इनफाइनाइटली डाइल्यूट बाइनरी सॉल्यूशन द पार्शियल मोलर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इज नियरली इक्वल टू इट्स मोलर वॉल्यूम, क्योंकि यहाँ पर अमाउंट ऑफ सॉल्यूट इतना कम रहता है कि उसको हम लोग नेग्लेक्ट कर सकते हैं, मतलब वो नेग्लिजिबल है। ठीक है, तो उस कंडीशन में सॉल्वेंट का जो पार्शियल मोलर वॉल्यूम, मतलब सॉल्वेंट का जो एक्चुअल में वॉल्यूम होता है वही वॉल्यूम जो है वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन का भी होगा, अप्रॉक्सीमेटली 99.9% तक ये माना जा सकता है। तो उस कंडीशन में हम लोग जो वी ए डी पी बार के फॉर्म में लिखे हैं उसकी जगह पर सिंपल भी लिखेंगे। ठीक है, तो भी लिखेंगे तो भी जो है एक्चुअल मोलर वॉल्यूम ऑफ कंपोनेंट ए है, तो ये भी ए हो गया, भी ए इक्वल टू आर टी बाई पी ए हो गया। तो उस कंडीशन में यहाँ पर क्या करेंगे हम लोग, ये जो डी म्यू ए है फॉर वेपर फेज, ये इसके बराबर हमारे पास ये वाला इक्वेशन आया है, तो भी ए की जगह पर हम लोग आर टी बाई पी ए को पुटअप करेंगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा आर टी बाई पी ए। ओके,
इंटू dp, इसको इक्वेशन 6 पुट अप कर दे रहे हैं। अब हमारे पास इक्वेशन 3 आया था, इक्वेशन 3 में हमको चेंज इन केमिकल पोटेंशियल ऑफ कंपोनेंट ए इन लिक्विड फेज का वैल्यू मिला था। इक्वेशन 6 में हमको वेपर फेज के लिए चेंज इन केमिकल पोटेंशियल का वैल्यू मिल गया यहाँ पर, ठीक है। तो स्टार्टिंग में हमने एक इक्वेशन लिखा था, दैट इज एट इक्विलिब्रियम चेंज इन केमिकल पोटेंशियल ऑफ कंपोनेंट ए इन लिक्विड फेज इज इक्वल टू चेंज इन केमिकल पोटेंशियल ऑफ कंपोनेंट ए इन इट्स वेपर फेज, ठीक है। तो इक्वेशन 3 एंड ये वाला जो इक्वेशन 6 आप लोग देख रहे हैं, ये दोनों से हमको ये ऊपर वाला जो यूनिट है इस इक्वेशन का वैल्यू मिल गया। तब हम लोग क्या करेंगे, इसके वैल्यू को यहाँ पर पुट अप करेंगे, ठीक है। तो वेपर फेज के लिए हमारे पास इक्वेशन आया था आर टी बाई पी ए इंटू डी पी, ठीक है। और इसके लिए इक्वेशन आया था आर टी बाई एक्स ए, दैट इज मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट ए इंटू डी एक्स ए, ठीक है। अब इस इक्वेशन में आर टी और ये आर टी कॉमन है तो ये कैंसलाइज हो जाएगा, ठीक है। तो नेक्स्ट हमारे पास जो इक्वेशन आया वो होता है कुछ इस प्रकार का, तो ये हो जाएगा डी ऑफ एक्स ए बाई एक्स ए इज इक्वल टू डी पी बाई पी ए के बराबर हो जाएगा, ठीक है। अब इस इक्वेशन को हम लोग इंटीग्रेट करेंगे और इसको इंटीग्रेट करने से हमें रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर का वैल्यू मिल जाएगा, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग इसको इंटीग्रेट करते हैं टू गेट द वैल्यू ऑफ रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। ये हमारा फाइनल इक्वेशन था, ठीक है। अब हम लोग जानते हैं कि किसी भी सॉल्यूशन में जो भी टोटल नंबर ऑफ कंपोनेंट है उन सभी कंपोनेंट का जो मोल फ्रैक्शन का जो एडिशन होता है वो 1 के बराबर होता है। ये हमारा बाइनरी सॉल्यूशन है, मतलब 2 कंपोनेंट्स यहाँ पर प्रेजेंट था, कंपोनेंट ए एंड कंपोनेंट बी, और दोनों का जो मोल फ्रैक्शन होगा उसका सम 1 के बराबर हो जाएगा, ठीक है। तो एक्स बी इज इक्वल टू, हमको इसको फर्दर लिख सकते हैं 1 माइनस एक्स ए। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, सॉरी इसको कुछ ऐसे नहीं, कुछ इस तरह लिख सकते हैं, एक्स ए इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स बी। अब इसका डिफरेंशियल लेंगे तो ये क्या हो जाएगा, डी एक्स ए इज इक्वल टू 1 का तो 0 हो जाएगा और माइनस एक्स बी का हो जाएगा माइनस डी ऑफ एक्स बी के बराबर हो जाएगा, ठीक है। तो डी एक्स ए इज इक्वल टू डी एक्स बी हो गया। तो अब हम लोग क्या करेंगे, इस जो चेंज किए हैं इस टर्म को यहाँ पर पुट अप करेंगे, ठीक है। तो ये हो जाएगा डी पी बाई पी ए इज इक्वल टू डी एक्स ए की जगह पर नेगेटिव ऑफ डी एक्स बी लिख सकते हैं, और एक्स ए के इक्वल हमको आया है 1 माइनस एक्स बी। तो यहाँ पर हम लोग पुट अप करेंगे 1 माइनस एक्स बी को, ठीक है। अब हम लोग क्या देखते हैं कि जब भी किसी भी सॉल्यूशन में, मतलब सॉल्यूशन कैसे बनता है, 2 कंपोनेंट को मिल करके, यानी कि बाइनरी सॉल्यूशन हम लोग पढ़ रहे हैं तो बाइनरी सॉल्यूशन में 2 कंपोनेंट को मिला करके सॉल्यूशन बन रहा है। सॉरी बाइनरी कंपोनेंट, सॉरी मैं थोड़ा मिस्टेक कर जा रहा हूँ, मतलब बाइनरी सॉल्यूशन है मतलब कि ये 2 कंपोनेंट का मिक्सचर है, ठीक है। तो यहाँ पर जो हम लोग पढ़ रहे हैं ये है कंपोनेंट ए एंड कंपोनेंट बी का मिक्सचर, ओके। तो हम लोग यहाँ पर क्या देख रहे हैं कि जब भी एक्स बी 0 है, ठीक है, एक्स बी 0 है मतलब मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट बी इज इक्वल टू 0, तो मतलब वहाँ पर सिर्फ कंपोनेंट ए प्रेजेंट है। अगर कंपोनेंट ए प्रेजेंट है तो कंपोनेंट ए का वेपर प्रेशर भी होगा, तो वो जो वेपर प्रेशर होगा वो उस कंपोनेंट का सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर होगा, यानी कि यहाँ पर ये जो P हो जाएगा ये हो जाएगा दैट इज़ P नॉट ए के बराबर, ओके। और जब एक्स बी जो है वो हमारा 1 माइनस एक्स ए के बराबर हो जाएगा, मतलब कि ये एक्स बी रह जाता है, मतलब कि कंपोनेंट ऑफ सॉल्यूट इज प्रेजेंट इन द सॉल्यूशन या इज प्रेजेंट इन द सॉल्वेंट, मतलब सॉल्वेंट के अंदर जब सॉल्यूट मॉलिक्यूल प्रेजेंट है उस कंडीशन में
जो वेपर प्रेशर होगा वो वेपर प्रेशर उसके सॉल्यूशन का होगा, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो पी ए था ये पी नॉट ए हो गया, यहाँ पर जो पी ए रहेगा वो पी ए ही रह जाएगा क्योंकि ये वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन हो गया। और यहाँ पर जो वेपर प्रेशर था वो वेपर प्रेशर ड्यू टू प्योर सॉल्वेंट कंपोनेंट के कारण था, इसलिए इसको हम लोग पी नॉट ए लिए। अब क्या करेंगे, इस लिमिट के बेसिस पर अब हम इस इक्वेशन को इंटीग्रेट करेंगे, ठीक है। जब इंटीग्रेट करेंगे तो वहाँ पर हम लोग क्या देख रहे हैं कि जब हमारा मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट ज़ीरो है, ठीक है, एक्स बी इज इक्वल टू ज़ीरो है, उस कंडीशन में जो हमारा वेपर प्रेशर होगा वो पी नॉट ए के बराबर यानी कि वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट के बराबर होगा, ठीक है। सिमिलरली जब हमारा मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट है, ठीक है, यानी कि एक्स बी है यहाँ पर, तो उस कंडीशन में जो वेपर प्रेशर होगा वो वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन हो जाएगा, दैट इज पी ए के बराबर हो जाएगा। अब इस इक्वेशन का हम लोग सॉल्यूशन करेंगे, मतलब इसको सॉल्व करेंगे तो इंटीग्रेशन ऑफ 1/पी ए का वैल्यू हो जाएगा ln पी ए, ठीक है। लेकिन यहाँ पर लिमिट लगा हुआ है तो अपर लिमिट बाय लोअर लिमिट, तो ये हो जाएगा पी ए बाई पी नॉट ए के बराबर, एंड 1 माइनस एक्स बी का इंटीग्रेशन हो जाएगा, ये नेगेटिव साइन है तो इसको पहले लिखेंगे, ठीक है, और 1 माइनस एक्स बी का इंटीग्रेशन हो जाएगा नेगेटिव ऑफ लॉग ऑफ 1 माइनस एक्स बी, ठीक है। और इसमें जो हमारा लिमिट वैल्यू है पुट करेंगे एक्स बी टू ज़ीरो, तो ज़ीरो पुट करेंगे तो log 1 का वैल्यू ज़ीरो हो जाएगा, ठीक है, और ये नेगेटिव कैंसिल हो जाएगा। तो हमारे पास जो नेक्स्ट इक्वेशन आएगा पी ए बाई ln पी ए बाई पी नॉट ए इज इक्वल टू, ये log नहीं होगा, आई एम सॉरी, एक्चुअली ये ln होगा, ठीक है, ln 1 माइनस एक्स बी के बराबर हो जाएगा। अब दोनों साइड नेचुरल लॉग है तो ये लॉग जो है कैंसिल हो जाएगा, या फिर एंटी लॉग लेकर के भी कैंसिल कर सकते हैं। तो हमारे पास जो नेक्स्ट इक्वेशन आ रहा है दैट इज पी ए बाई पी नॉट ए इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स बी। फर्दर रीअरेंज करेंगे तो हमारे पास इक्वेशन आएगा 1 माइनस पी ए बाई पी नॉट ए इज इक्वल टू एक्स बी। इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा पी नॉट ए माइनस पी ए डिवाइडेड बाई पी नॉट ए इज इक्वल टू एक्स बी। ये वाला जो पार्ट है पी नॉट ए माइनस पी ए बाई पी नॉट ए, यही है हमारा रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, वेयर पी ए जो हो जाएगा वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन हो जाएगा। तो अगर ये हमारा वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन है तो इसको हम लोग फाइनली लिखेंगे कि सिंस पी ए इज द वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन सो वी कैन राइट एज पी ए इज इक्वल टू पी एस, और नेक्स्ट इक्वेशन में पी ए के जगह पर पी एस लिख देंगे और ये हमारा फाइनल इक्वेशन आ जाएगा, दैट इज पी नॉट ए माइनस पी एस डिवाइडेड बाई पी नॉट ए इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉलिड, एंड दिस डेरिवेशन ऑफ द रिलेशन ऑफ रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर भी बोल सकते हैं। नेक्स्ट जो हमारा वीडियो आएगा उसमें हम लोग डिस्कस करेंगे डिटर्मिनेशन ऑफ मोलर मास ऑफ सॉल्यूट फ्रॉम रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। तो नेक्स्ट इक्वेशन में नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसी इक्वेशन को यूज़ करके फर्दर सॉल्यूशन करेंगे। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।